हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं भागचंद गौतम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने पिछली 2 क्लासों में 10th की जो मैथ है एनसीईआरटी बेस पर, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। जो भी सिलेबस में आने वाला है, इस चैप्टर में आने वाला है, उसकी हमने बेसिक जानकारी पिछली 2 क्लासों में बताई थी और हमने एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपके दोस्त हों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी जहाँ भी, तो उसके माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, जिन्होंने पिछली 2 क्लासें हमारी नहीं देख पाई हैं तो उन वीडियो की हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उनको वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली जो संख्या दी है 140, 140, तो इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 140 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, इसको ऐसा बनाते जाएं। अब इसको हम विभाजित करेंगे, तो विभाजिता के नियम क्या होते हैं, चलो उसको पहले बता देते हैं कि सबसे पहले 2, 3, 5, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, क्या रूल होता है, तो अगर इकाई अंक पर 0 आता है, ठीक, इकाई अंक पर 0 आता है या कोई सम संख्या आती है, जैसे 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई भी अगर संख्या इकाई अंक पर आती है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, 3 से विभाजित होने के लिए कौन सा नियम है कि अगर सारे अंक, जितने भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसमें जो अंक हैं उन सबको जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद ये देखें कि उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 5 के लिए देखें, अगर इकाई अंक पर 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको विभाजित करते हैं, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 देखेंगे, 0 है इकाई अंक पर, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा, 70 बार। ठीक, फिर इसको हम फिर से 2 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार जाएगा, 35 बार। ठीक, फिर इसको भी हम 2 से विभाजित करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 35 है। अब ये इकाई अंक पर कितने हैं, 5। ठीक, तो पहले हम 3 से विभाजित करके देखते हैं, 3 से होता है क्या, 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं आता, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको हम 5 से विभाजित कर देंगे, 5 सत्ते 35। ठीक, अब यहाँ पर ये देखेंगे 7 है, तो 7 तो केवल 7 से ही विभाजित होगा, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वो होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा 7, यानी हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 बार आया ना, तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सारी जो संख्याएं दी गई हैं पहले क्वेश्चन में उसको हल कर लेना है।
एक और हल करके दिखा देते हैं। ये तो समझ में आ ही गया है। 2 से विभाजित किया 140 को 70 आ गया, फिर 2 से विभाजित कर दिया यहाँ पर 35 आ गया, फिर 5 से विभाजित कर दिया 7 आ गया। इन सबको लिख देते हैं हम, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, है वही, केवल उसका लुक चेंज कर दिया है। 2 से 70, 35, 5 से और 7 ऐसे करते थे, है वही चीज़, कुछ अलग नहीं है, बस केवल उसका पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड होगा इसके 140 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं जो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, 156। इसके हम कर देंगे, ऐसा कर दें, 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पर एक सम संख्या है। 2 से विभाजित कर देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बजे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 तिया 6, 2 9 18। यहाँ पर देखेंगे, अब 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 9 और 3 12, 12 यानी 3 से भाग जा रहा है 12 में, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तेरह का 9। अब 13 तो किसी से विभाजित होता नहीं है, तो बस लिख देंगे हम 156 बराबर 2, 2 2 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 13, ठीक। 156 ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें और भी संख्याएं दी गई हैं, तो इनको आप लोग कर लेना, ठीक है, इसी पर आधारित है, कोई अलग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे क्वेश्चन में 3 भाग दिए गए हैं, इनको हमें हल भी करना है और सिद्ध भी करना है। तो आप लोगों को हम पहले एक फॉर्मूला बता दें। अगर कोई 2 संख्या दी गई है, मान लो एक संख्या A हो गई, दूसरी संख्या B हो गई है, ठीक। तो अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे तो ये लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आगे भी काम आएगा, ये कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई भी करना है इसमें, यानी सिद्ध भी करना है और इनकी लासा मासा भी ज्ञात करना है। तो पहली 2 संख्याएं दी हैं 26 और 91, 26 और 91। तो इसका हमें निकालना क्या है, लासा और मासा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसके अलग और इसके अलग।
तो 26 के कर देंगे, 2 से काट के देख लो, 13। ठीक, यानी 26 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 13। ऐसे 91 की करके देख लें हम, 9 और 1 10, यानी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 से होगा 13 बार। तो 91 बराबर हो जाएंगे 7 गुणे 13। तो इसका जो लासा आता है LCM हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। और जो HCF यानी मासा होगा, मासा क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, 13 आ जाता है। ठीक जी, आ गया। तो ये लासा हो गया और ये मासा हो गया, ये लासा यानी LCM, ये हो गया मासा HCF। ठीक, तो ये तो हो गया है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं हैं 26 और गुणा 91 बराबर, इसका लासा कितना आया था 2 गुणे 7 गुणा 13। ठीक, और मासा कितना आया था 13। ठीक, ये मासा आ गया था। अब पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं और इनका अलग गुणा कर लेते हैं। तो अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, यानी सिद्ध हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लासा और गुणे मासा। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनका गुणा करने पर आया है 2366। यहाँ पर भी गुणा करके देखते हैं, 2 7 14 गुणे 13 13 169। ठीक, तो 14 को गुणा कर देंगे, 2366 यहीं पर लिखा रहने देंगे, 14 का 169 में हम गुणा कर देते हैं। तो आप लोग भी गुणा कीजिए, कितना आता है निकल के। तो गुणा करने पर 14 और 169 का भी 2366 आया है। तो यहाँ पर देखेंगे 2366 यहाँ पर भी आया है और 2366 यहाँ पर भी आया है। तो इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं की लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः इससे सिद्ध होता है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के बराबर है। बस यही में सिद्ध करना है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी की अगली दो संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। 510 और 92, इसी तरह से हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे। 510 और 92। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, इसके 92 के और
510 की, तो 510 की कर लेंगे हम पहले। 510 2 से विभाजित कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 5 10 और 2 12 यानी 3 से विभाजित होगा ये। 3 से कर देंगे हम, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से होगा क्या? 5 से तो होगा बिल्कुल, क्यों? इकाई अंक पर 5 है। 5 से कर देंगे हम, 5 1 5, 3 बचे, 5 7 35, 17। 17 तो किसी से होता नहीं है, तो बस 510 के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार से 92 की कर लेंगे हम, 2 से काट देंगे हम, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 आ गया, 23 भी विभाजित नहीं होता किसी से, तो यहाँ पर आ जाएंगे 92 बराबर 2 × 2 × 23। तो इसकी LCM और HCF निकाल लेंगे हम। तो HCF देखेंगे, HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है, तो एक इधर है एक इधर है और है कोई कॉमन नहीं है, यानी HCF केवल इसका 2 आ जाएगा। LCM निकालते हैं। LCM कितना होगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक, इसका हम गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 में 17 को गुणा कर दो, 17 छक्के 102 और गुणा 23 और गुणा कर दो 23 का इसमें, 23 शून्य का शून्य, 23 दूना 46 और 23 दूना 46 की 6 हासिल 4, यहाँ पर 4 जो थे और 23 एकम 23, 23,460 ये आ गया है। ठीक, 23,460। तो ये तो हो गया है इसका LCM और HCF। अब हम दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। पाँच 510 गुणा 92 बराबर लासा गुणा मासा, लासा लिख दो 23,460 गुणा मासा कितना आया था? 2। ठीक, यहाँ पर इनका गुणा कर देते हैं और इनका इधर गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर दोस्तों दोनों की संख्याएं बराबर आएंगी। जब बराबर आ जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये गुणा आप लोगों के लिए करना है। ठीक है, ये इसको हम नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे। इसको आप लोग कर लेना। संख्या लिख देते हम 46,920, इधर भी रहेगा 23 दूनी 46,920। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही फिर से है, LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
एक क्वेश्चन इसका ही दिखा देते हैं। जैसे पहली दो संख्याएं दी गई हैं 15 और 12 और 21। 12, 15 और 21, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 12 की अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 15 की कर लेंगे और फिर 21 की कर लेंगे। तो पहले 12 की कर लेते हैं। 2 से काट देंगे इसको हम 6 बार, फिर 2 से 3 बार। 15 की कर लेते हैं। 3, 5। 21 की कर लेते हैं, ठीक। इसके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके हो जाएंगे 3 गुणा 5। इसके हो जाएंगे 3 गुणा 7, ठीक। तो अब इनका हमें लासा लेना है और मासा लेना है। तो जब लासा लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में हम जो संख्या रिपीट होती है यानी कॉमन होती है वो एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन 3 है, तो 3 एक बार ले लेंगे। फिर 2 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 हो ही गया है। इसके बाद 5 आया है और 7, ये हो गया एलसीएम। तो इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60 और 60 छक्के 6 7 42, 420। एलसीएम आ गया इसका 420। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो संख्या इन सभी संख्याओं में कॉमन होती है, ठीक है, वही उसका एचसीएफ माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, केवल 3, ठीक। 3 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक। तो हम नीचे लिख देंगे सबसे लास्ट में, अतः दी गई संख्याओं का एलसीएम 420 तथा एचसीएफ 3 है, ठीक। इसका सॉल्यूशन हो गया है। इसी प्रकार से आगे 2 संख्याएं और दी गई हैं, 2 क्वेश्चन हैं इसी के अंतर्गत, तो उनको आप लोग कर लेना बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ये तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन है थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में भी आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लें। क्वेश्चन है एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। इसका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है कितना है 9। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने बताया था अभी पहले कुछ समय पहले बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, बताया था ना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो ये हो जाएगा, तो 2 संख्या हो गई 306 गुणा 657 बराबर लासा दिया नहीं है, लासा को हम x मान लेते हैं और मासा 9 दिया है।
तो हमें चूंकि x का मान निकालना है यानी लासा का मान निकालना है, तो 9 का यहाँ से पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर 9 क्या है, गुणा में यानी मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये जो गुणा की संख्या होती है वो भाग में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कर देंगे हम x बराबर हो जाएगा 9 इधर पहुँच जाएगा 306 गुणे 657/9। 9 से इसको काट देंगे, 9 से नहीं काट पा रहे हो 3 से काट दो, 3 3 का 9, यहाँ पर काट देंगे 6 3 9 हो रहा है, 9 से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0 3 दूना 6। अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 3 का 9 और 1 बचा, 3 चौके 12 34, यानी x बराबर 34 गुणा 657। ठीक, इनका गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x हमने क्या माना था, LCM, तो LCM इनका गुणा करने पर आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर n है वो संख्या क्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, तो उसको हमें सिद्ध करना है, इसकी जांच करना है हमें। ठीक, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होती है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। तो वह 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने विभाजिता के नियम में बताया था कि अगर इकाई के अंक पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो वही इसमें यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक, ये 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। जब ये 5 से विभाजित होगी तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में 5 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जब ये 5 से विभाजित हो रही है तो अभाज्य गुणनखंड भी 5 होंगे, यानी 5 उसमें अभाज्य गुणनखंडों में शामिल होगा। यह संभव नहीं है, लिख देंगे अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंडों की संख्याओं में 5 भी शामिल होगा। ठीक, 5 भी शामिल होगा।
जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव? क्योंकि अगर हम 6 की पावर n है, इसकी गुणनखंड करें अगर, तो 2 गुणे 3, 2 गुणा 3 तो होता है 6। तो जब 2 गुणा 3 कर देते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आप लोगों के लिए 5 दिख रहा है? नहीं, 5 नहीं आएगा। तो ये कैसे संभव होगा? ठीक, तो ये 5 से विभाजित नहीं हो सकता है। इसी कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं। इसीलिए या इसी कारण 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2 व 3 ही 2 व 3 संख्याएं ही आ सकती हैं। ठीक, 2 और 3 ही संख्याएं केवल आ सकती हैं। ये हो गया है। अब इसके बाद एक लाइन और लिखना है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर से हटा देते हैं। वो लाइन लिखना है आप लोगों के लिए लास्ट में। इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n, इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जिसका इसकी पुष्टि हो गई है, जांच हो गई है कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्याएं हमने पिछली क्लास में बताई थी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसको 2 पॉइंट दे देंगे। इसका पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो पहले पॉइंट को सॉल्व करेंगे हम। तो इनका हम गुणा कर देंगे। पहले 7 का गुणा 11 में कर दो, 11 सत्ते 77 गुणा 13 और प्लस 13। 13 का 77 में कर देंगे, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 कितने हो जाएंगे? 100। 1001 प्लस इसमें 13 कर देंगे। तो जैसे इसको हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1014। 1014। तो अब 1014 को देखेंगे हम, इसके गुणनखंड करेंगे हम तो 1 तो होगा ही। ठीक, इसके बाद
2 का भी भाग जा रहा है इसमें, 3 का जा रहा है क्या, 4, एक 5 और एक 6, यानी 3 से भी कट रहा है ये। ठीक, आगे और भी संख्याओं से कटेगा, यानी और लास्ट में इस 10, 14 से ये तो कटेगा ही। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं भी हैं जिनका भाग इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 10, 100, 14 यानी 1014 ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। ठीक, इसलिए भाज्य संख्या हो गई है। इसी प्रकार से अगले वाले के लिए देखते हैं। इनका गुणा कर देंगे हम, 7 छक्के 42, 42 गुणा 5 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 42 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 21, 210। फिर 21 का 4 में गुणा कर दो, 210 का 4 में गुणा कर देंगे तो 21 चौकी 84, 840। फिर उसका 3 में कर दो, 3 चौके 12 और 3 8 24 और 1 25। फिर उसमें 2 का गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, 40, 1 का गुणा कर देंगे जो करते हो जाएगा, प्लस इसमें 5 का गुणा और कर देंगे। ठीक, 5 का गुणा और कर देंगे, 5 का गुणा नहीं, 5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5045, 5045। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये भाज्य संख्या है, 5045। इसके गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 1 से तो ये विभाजित होता ही है। ठीक, इसके अलावा 2 से नहीं हो रहा है, 3 से काट के देखते हैं। 3 से देखेंगे तो 5 और 4 9 और 9 और 5 14, यानी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से तो होगा क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, 5 से हो गया। अब इसके अलावा भी और किसी से होगा, अभी आगे करने की जरूरत है नहीं है क्योंकि हमें 2 संख्याओं के अलावा एक तीसरी संख्या मिल गई है जो ये सिद्ध कर रही है ये संख्या भाज्य है। अगली संख्या क्या होगी लास्ट में जी, तो एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य तीसरी संख्या में मिल चुकी है, बस इसी से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भाज्य है। ठीक, ये कैसे हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसकी ये भी पुष्टि हो चुकी है, ये सिद्ध करना था, व्याख्या करनी थी, तो ये व्याख्या हो चुकी है कि इनको हल करने पर इसका भी आ गया था, ठीक, और इसका भी आ गया है। ये क्या हो गई, दोनों संख्याएं भाज्य हो गई हैं। इसी प्रकार से आगे इसका आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ यानी रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जब वो उस मैदान का चक्कर लगाती है सोनिया तो उसको 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी जब रवि चक्कर लगाता है तो वो 12 मिनट में लगा लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये एक खेल का मैदान है, ठीक, ये वृत्ताकार है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, दोनों के नाम है, एक का नाम है रवि
और एक का है सोनिया। ये सोनिया हो गई और ये रवि हो गया। जब ये इधर चक्कर लगाता है और ये इधर चक्कर लगाती है तो इसको लगते हैं 18 मिनट और इसको लगते हैं 12 मिनट। और एक ही जब समय पर चलते हैं ये, तो कितने समय बाद ये अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, ये बताना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, ठीक, 12 और 18 का। तो इसके हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 और 18 के 2 से विभाजित कर देंगे 6, 2 से 3, इसके कर लेंगे हम 9, 3, इसके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके 2 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? इसमें 2 कॉमन है, इसके बाद 2, एक 3 कॉमन है और एक 3। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। ये 36 आ गया एलसीएम। तो इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से जब वो चलेंगे, दोनों एक साथ चलते हैं, तो 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वो पुनः इसी स्थान पर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक स्थान पर मिलना है किसी 2 व्यक्तियों को, तो उनका हम या 2 व्यक्ति हो सकते हैं या 2 से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन सारी संख्याओं की हम एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम जितना आता है तो वही समय हो जाता है। ठीक, अगर यही घंटों में निकालना होता तो 36 मिनट है जो, तो उसको घंटे में बदल देते हैं, तो 36 बटे में 60 आ जाता। जितना इसको हल करने पर होता वो उसका घंटों में संख्या आ जाती है। ठीक, तो ये अभ्यास समाप्त होती है। और जिसको भी ये कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। ठीक, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।